नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 31 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि यह 1992 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यह ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, यह भारत सरकार की एक सलाहकार संस्था है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य हो जाता है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए आवाज प्रदान करना है। दोस्तों, आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं कि केवल दो कथन सत्य है, अतः उत्तर इसका बी होगा। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द 31st फाउंडेशन डे इवेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टुमारो। तो दोस्तों, आज यानी 31 जनवरी 2023 को हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके स्थापना यानी 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। दोस्तों, इस कार्यक्रम का जो थीम है वह है सशक्त नारी सशक्त भारत। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 1960 में सिंधु जल समझौते पर या संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है कि इस संधि के तहत भारत को सिंधु जल प्रणाली से कुल पानी का केवल 20% मिलता है। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों में अगर हम बात करें तो यह एकदम सत्य है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। और दोस्तों, इस संधि के प्रावधान के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% भारत के प्रयोग में होगा। तो ऐसे में यह देख सकते हैं कि दोनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर सी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। पाकिस्तान को पहली बार यह नोटिस 6 दशक पुरानी इस संधि को लागू करने से जुड़े विवाद का निपटारा तंत्र के अनुपालन को लेकर अपने रुख पर अड़े रहने के कारण भेजा गया है। और दोस्तों, यह जो नोटिस है सिंधु जल के जो संधि है उसके अनुच्छेद 12 के 3 के प्रावधानों के तहत। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, तो यहां पर ये देख सकते हैं एक सिंधु नदी तंत्र है, यह इंडस रिवर है, यह झेलम नदी है, ये चेनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये ब्यास है और यहां से यह सतलज नदी। तो इसमें से इंडस और सतलज नदी दोनों यह तिब्बत से होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान यानी 3 देशों में यह बहती हैं। तो इसके जल को लेकर के 1960 में यह बंटवारा हुआ था। तो दोस्तों, इसमें जो यह विभाजन हुआ था कि सतलज, ब्यास और रावी नदियां, इसको पूर्वी नदी बताया गया। ध्यान रखेंगे, सतलज, ब्यास और रावी इन तीनों को पूर्वी नदी बताया गया, जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु नदी इनको पश्चिमी नदी बताया गया। तो दोस्तों, रावी, सतलज और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का औसत जो था वो 33 मिलियन एकड़ फुट जल पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया। इसके साथ ही पश्चिमी नदियों, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब आता है, इनकी नदियों का करीब 135 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान को दिया गया था। तो दोस्तों, यही था सिंधु जल समझौता, जिसमें संशोधन और समीक्षा के लिए भारत ने नोटिस दी है, जिसकी वजह से फिर से यह समझौता
चर्चा में आ गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन है कि चीन की एक बच्चे की नीति एक प्रजनन विरोधी नीति थी, जो कि चीन की स्वतंत्रता के ठीक बाद शुरू हुई थी। तो दोस्तों, यह पहला कथन सत्य नहीं है, क्योंकि चीन को स्वतंत्रता 1949 में, जबकि यहां पर चीन की जो एक बच्चे की नीति है वह 1980 में लागू की गई थी। तो ऐसे में पहला कथन सत्य नहीं है। दूसरा है, वर्ष 2015-16 में एक बच्चे की नीति समाप्त कर दी गई। दोस्तों, यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है, चीन लगातार 2 दशकों से अपनी आबादी में कमी का अनुभव कर रहा है। दोस्तों, यह भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में पहली बार यह अपनी आबादी में कमी का अनुभव कर रहा है। तो ऐसे में 1 और 3 कथन असत्य यानी सत्य नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। दोस्तों, चीन के एक प्रांत है, उस प्रांत में यह कह दिया गया है कि अब अविवाहित लोग भी बिना शादी के बच्चा पैदा कर सकते हैं और अपना परिवार चलाने की इजाजत दे दी गई है। और यह कदम इसलिए किया गया है, उठाया गया है कि जन्म दर बढ़ाई जा सके। और दोस्तों, इस तरह से अब अविवाहित जोड़ों को भी सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे, यानी बिना विवाह के भी वह परिवार की तरह रह सकता है और बच्चे को जन्म दे सकता है। और दोस्तों, वह जो प्रांत है सिचुआन प्रांत है, तो इसे जरूर देखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर पहला कथन है कि वे स्थानिक प्रजातियों को संदर्भित करते हैं जिनमें अनियंत्रित वृद्धि होती है और जो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख प्रजाति बन जाती हैं। तो दोस्तों, यहां पर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती क्या हैं? तो आक्रामक प्रजातियां जानवर, पौधे या अन्य जीव हैं जो अपनी प्राकृतिक रेंज के बाहर विकसित होते हैं, जो अपने स्वयं के या असामान्य बहुतायत से नहीं है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धि और विविधता में बदलाव आते हैं। जब उन्हें मनुष्यों द्वारा अपनी प्राकृतिक सीमा से बाहर स्थानों में ले जाया जाता है और उन्हें पेश किया जाता है, तो नए क्षेत्र में स्थापित और फैलाने के लिए आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियां कहा जाता है, जो आमतौर पर बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक आक्रामक प्रजाति हानिकारक है। इसका मतलब यह है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या प्रक्रियाओं में प्राकृतिक परिवर्तन या जैव विविधता देसी प्रजातियों को खतरे में डाल देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्थानिक प्रजाति बात की जा रही है, तो पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, भी अपने प्रसार क्षेत्र की जैव विविधता को खतरे में डाल सकते हैं, यह कथन एकदम सत्य है। अतः इसमें उत्तर क्या होगा? केवल 2 यानी बी सही होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि केरल वन अनुसंधान संस्थान में जैविक आक्रमण के लिए नोडल केंद्र सेन्ना स्पेक्टिबिलिस को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना को लेकर आया है, जो विदेशी आक्रामक पौधा है, जो राज्य के वन्यजीव आवास के लिए गंभीर खतरा है। और दोस्तों, यह पेरियार टाइगर रिजर्व में किए गए प्रायोगिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर योजना में पेड़ के लैंडस्केप स्तर प्रबंधन की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों, इस खबर को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो कि 2021 में आया हुआ प्रश्न है। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है पहला कथन कि यह जल व स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, ये जो वाटर क्रेडिट पहल है हमारे देश के वित्तीय भागीदारों के साथ काम करती है, ताकि उनके पोर्टफोलियो में पानी और स्वच्छता समाधान के लिए ऋण जोड़ा जा सके। और दोस्तों, फिर ये साझेदार पानी की जरूरत वाले लोगों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाते हैं। तो ऐसे में ये दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तीसरा है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी यानी सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो दोस्तों, यह तीसरा कथन भी सत्य है। अतः उत्तर सी होगा 1 और
3। अब बढ़ते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम चर्चा करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की। यानी श्री राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेट द 2-day सिंपोजियम ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय सीडैक। किसके द्वारा यह किया गया है? ऑर्गेनाइज सीडैक के द्वारा। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने पुणे के सीडैक में क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम पर 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। दोस्तों, इस सेमिनार में दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स और प्लेयर के साथ भारत केंद्रित क्वांटम तकनीक इकोसिस्टम बनाया जाएगा और इस तरह से यह देख सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग भारत के टेकेड में विकास और विस्तार के यह मूल में होगा। दोस्तों, सेमिनार का उद्देश्य यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत की क्षमताओं का प्रोजेक्ट करना है और इसका उद्देश्य उन तकनीकों, सिस्टम और सब सिस्टम का पता लगाना है जो क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं और व्यावसायिक पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए प्रमुख स्टेक होल्डर के बीच तालमेल लाते हैं। यह क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, यह जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है कि यह एक ऐसी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग है जो विशेष क्वांटम स्टेट द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें सुपरपोजिशन और इंटेगलमेंट जैसी क्वांटम घटनाओं में दोहन करके यह मशीनें स्मार्टफोन, लैपटॉप, यहां तक कि आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जैसे क्लासिकल कंप्यूटरों के लिए मौलिक रूप से अलग तरीके से इंफॉर्मेशन संभालती हैं। तो दोस्तों, यहां पर 2 पॉइंट आ रहा है, सुपरपोजिशन और इंटेगलमेंट। तो यह सुपरपोजिशन क्या होता है और इंटेगलमेंट क्या होता है, यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, क्यूबिट, चूंकि यह जो क्वांटम कंप्यूटर है यह क्यूबिट पर काम करेगा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे पहले के जो सामान्य कंप्यूटर है उसमें 0 और 1 वह बाइनरी कोड पर, इसमें क्यूबिट प्रयोग किया जाएगा। तो क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 की कई संभावित संयोजनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और एक साथ कई स्टेट में होने की इस क्षमता को सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो सुपरपोजिशन में क्यूबिट डालने के लिए शोधकर्ता उन्हें सटीक लेजर या माइक्रोवेव बीम का उपयोग करके मैनिपुलेट करते हैं। तो यह सुपरपोजिशन ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इंटेगलमेंट क्या होता है यह भी जानना अपने के लिए आवश्यक है। तो शोधकर्ता ऐसी जोड़ी बना सकते हैं जो इंटेगल्ड हैं, यानी इसका अर्थ है कि एक जोड़ी के 2 सदस्य सिंगल क्वांटम अवस्था में मौजूद हैं और किसी एक क्यूबिट की स्थिति को बदलने से दूसरे की स्थिति में तुरंत परिवर्तन होगा। ऐसा तब भी होता है जब वे बहुत लंबी दूरी तक अलग हो जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में शुरू की गई जो प्रमुख पहलें हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला, तो यहां पर देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और एक आर्टिफिशियल सेंटर स्थापित किया गया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का भी समर्थन प्राप्त है। इसी तरह से दोस्तों, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब, तो यह क्वांटम कम्युनिकेशन लैब क्या है, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स ने अक्टूबर 2021 में एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब लॉन्च किया था। और दोस्तों, यह 100 किलोमीटर से अधिक मानक ऑप्टिकल फाइबर का सहयोग कर सकता है। इसी तरह से दोस्तों, क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन, तो यह जो है राष्ट्रीय मिशन 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो इस तरह से यह सरकार द्वारा की गई। इसी तरह से आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, दोस्तों इससे लाभ क्या होगा क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग में घटित होने वाली जो प्रमुख घटनाएं बताया था, सुपरपोजिशन और इंटेगलमेंट, तो क्यूबिट के लिए एक महान अवसर के द्वार खोलती है और इन घटनाओं के द्वारा चंद पलों में बड़ी से बड़ी और जटिल से जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो इससे हर क्षेत्र में काफी लाभ होगा। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर में सूचनाओं या डाटा का सुरक्षित तरीके से इंक्रिप्शन होता है। इसमें हैकिंग जैसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। कुछ वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर को पूर्ण रूप से सुरक्षित कंप्यूटर मान रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भविष्य में संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखने या उन्हें पढ़ने में
में क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत मददगार होगी तथा वैज्ञानिकों के लिए क्वांटम कंप्यूटरों के विविध उपयोग संभव होंगे। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उत्तर दें। पहला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है और इसका उद्गम कहां से होता है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।